Hey everyone, hello and welcome to study club. So today हम क्लास 8 की सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे. ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. ठीक है, तो देखो एज द नेम सजेस्ट कि पार्लियामेंट की हमें ज़रूरत क्यों होती है. ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हमें वो जानना ज़रूरी है. तो पार्लियामेंट वो होता है जहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं. ठीक है, ये अलग अलग आप कह सकते हैं ऑर्गन्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, कि एक लेजिस्लेचर होता है, देन देयर इज एग्जीक्यूटिव एंड देयर इज जुडिशरी. तो उसमें जो लेजिस्लेचर होता है ना, उस लेजिस्लेचर को ही हम पार्लियामेंट कहते हैं. ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. तो हमें पार्लियामेंट की जरूरत होती क्यों है. ठीक है, तो हम सबसे पहले तो डेफिनेशन पर जाएंगे, हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि पार्लियामेंट किसे कहते हैं. ठीक है, उसके बाद मैं आपको आपकी बुक में जो भी टॉपिक्स है वन बाय वन वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ देम. ठीक है, अच्छा देखो, अब सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट. सो इट इज द सुप्रीम और हाईएस्ट लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन. एज यू कैन सी हियर, ये दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो क्या है, ये क्या होता है, ये एक सुप्रीम और हाईएस्ट लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन होता है. यानी कि इससे ज्यादा, इससे ऊंचा और इससे अबव और कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता, नहीं है इंडिया में, जहां पर लॉज बनाए जा सके. ठीक है, तो लॉज कहाँ बनते हैं, इसी इंस्टीट्यूशन में बनते हैं, और इस इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं लेजिस्लेचर बोलते हैं और पार्लियामेंट कहते हैं. ठीक है, और हिंदी में इसको हम संसद भी कहते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड संसद, कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा. तो अगर आपसे कोई पूछे कि पार्लियामेंट किस किस पार्लियामेंट के जो भाग हैं वो क्या क्या होंगे, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट किससे कंप्राइज होकर बनता है. तो आप बताएंगे कि प्रेसिडेंट होते हैं एक तो, और राज्यसभा एंड लोकसभा. ठीक है, तो ये दोनों इसके हाउसेज होते हैं, एंड प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, तो ये अब हम आगे देखते हैं. ठीक है, तो हमने डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर ली कि क्या होता है, कि सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन होता है. पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं. ठीक है, और हिंदी में इसे हम कहते हैं संसद. देखो अब क्वेश्चन आता है कि जो आपकी ये जो चैप्टर का नाम ही है, ठीक है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें क्यों जरूरत होती है पार्लियामेंट की. ठीक, तो वी नीड इट बिकॉज इट इज थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन दैट सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूशन की हेल्प से जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं, जो हम सब हैं, हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले सकते हैं. यानी कि ये हमारे पास, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी कंट्री को कौन सी गवर्नमेंट है वो रूल करेगी. ठीक है, जो भी चलाएंगे वो किस तरह से इलेक्ट होंगे, हम उन्हें इलेक्ट करेंगे. तो इन अ वे हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस के थ्रू हम उन्हें इलेक्ट करेंगे, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर क्या करेंगे, वो एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे. ठीक है, और वो गवर्नमेंट फिर हमारे बिहाफ पर जिस तरीके से हम चाहेंगे उस तरह से वो क्या करेगी, पूरे देश को रन करेगी, उसे चलाएगी. ठीक है, तो क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें ये इसके थ्रू, इस पार्लियामेंट के थ्रू, इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू हमारे पास ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट राइट आप कह लीजिए कि ये बहुत हमारे पास ये पावर आ जाती है कि हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं. एंड थ्रू दिस दे कैन कंट्रोल द गवर्नमेंट. ठीक है, तो कौन कंट्रोल कर सकता है गवर्नमेंट को, सिटीजन्स, यानी हम सब कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हम ही इलेक्ट करेंगे ना, तो फिर ये पावर हमारे पास है. अब किसी, फॉर एग्जांपल, किसी गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से वर्क नहीं किया, तो हमारे पास ये पावर है कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे उसमें हम उस गवर्नमेंट को, अब जो वो लोग जिन्हें हमने इलेक्ट किया था, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, नेक्स्ट टाइम हम उन्हें इलेक्ट ना करके किसी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को चांस दे सके, है ना, अगर हम उनके वर्क से खुश नहीं हैं. तो देखो कितनी ज्यादा अच्छी ये पावर है हमारे पास, है ना, कि हम गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं. सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी की जो खासियत होती है, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो होता है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी की खासियत क्या होती है कि उसमें जो लोग होते हैं ना, जो सिटीजन होते हैं, जो पीपल होते हैं किसी भी देश के, उनके पास पावर होती है, वो पूरे देश को रन करते हैं. ठीक है, किस तरह से, अपनी डिसीजन मेकिंग जो उनकी पावर होती है ना, उसकी हेल्प से, और इलेक्शंस के थ्रू, है ना.
ठीक है, तो ये तो हमने समझा कि हमें क्यों जरूरत होती है पार्लियामेंट की, हमने डेफिनेशन अंडरस्टैंड की। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज, अब देखो अब क्वेश्चन आता है कि वाई शुड पीपल डिसाइड। अब हम कह रहे हैं कि लोगों को क्या करना होता है कि वो इलेक्ट करते हैं, है ना, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को करते हैं इलेक्ट, और फिर ये रिप्रेजेंटेटिव्स जाके आगे पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, और फिर वहां पर क्या होती है, नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, और फिर वो जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री को रन करती है। अब क्वेश्चन आता है कि पीपल को डिसाइड करने की जरूरत है ही क्या, है ना। हम ये भी तो कह सकते हैं कि लोग जो हैं उनको डिसीजन लेने की जरूरत है ही क्या, है ना। वो ऐसा भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो खुद से ही फॉर्म हो जाए, लोगों की जरूरत ना पड़े, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो एज वी नो कि हमारी इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका हिस्सा होता है वो होते हैं सिटीजन, वहां के, है ना, उस कंट्री के लोग। और इट इज द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और यही लोग जो होते हैं, इनका जो डिसीजन होता है ना, उसी डिसीजन की बदौलत से क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी हो गई, फिर वही हो गई जिसको लोगों ने सिलेक्ट किया है अपने लिए, है ना। जिन जिन लोगों को लोगों ने इलेक्ट किया है और उनको ये पावर दी कि वो अब देश को चला सकते हैं। ठीक, अब देखो अब हम समझते हैं कि लोग किस तरीके से जो गवर्नमेंट होती है उसको पावर देते हैं। तो इस तरीके से देते हैं कि पीपल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शंस। तो इलेक्शंस के थ्रू जो जनता होती है देश की, वो क्या करती है, वो पावर देती है किसको, कुछ सिलेक्टेड लोगों को पावर देती है, सो दैट वो कंट्री को रन कर पाए। तो क्या करा लोगों ने, अप्रूवल दिया, है ना, अपना अप्रूवल दिया। ठीक है, अग्री कर दिया उस चीज को कि हाँ ठीक है, अब हम आपको इलेक्ट कर रहे हैं, सो अब आप हमारे बिहाफ पर देश को रन करना और डिसीजंस फॉर्म करना। ठीक है, तो ये होता है, तो ये इलेक्शंस के थ्रू होता है ना। तो देखो कितनी ज्यादा हमारे पास ये पावर है कि हम इलेक्शंस के थ्रू क्या कर सकते। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट एंड इन मैनर पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इलेक्शंस के थ्रू लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं ना। कुछ कैंडिडेट्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं, और फिर वो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इलेक्शन में, फिर हमें चूज करना होता है कि हमें किसको इलेक्ट करना है। ठीक है, अब इलेक्शन जब हो जाता है तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये जाते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, एंड इन दिस मैनर पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल। ठीक है, तो अब जिन लोगों को भी पीपल ने चूज करा है ना, इलेक्ट किया है, तो अब ये रिप्रेजेंटेटिव हो गए, यानी कि अब ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहाँ पर, पार्लियामेंट में। अब यही रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग क्या कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं किस चीज को, गवर्नमेंट को, है ना, और किस तरह से वो देश को चलाएगी। ठीक है, उस चीज को। तो इस वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इलेक्शंस में और किसी भी देश की क्या कहते हैं, उसकी फंक्शन में, डेमोक्रेसी में होता है। ठीक, अब देखो अब हम समझते हैं कि पार्लियामेंट का रोल क्या होता है। ठीक, so the parliament exercises immense powers as it is the representative of the people। अब पार्लियामेंट जो है, जो लेजिस्लेचर, और जिसे हिंदी में संसद कहते हैं, ठीक है, इसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। ठीक है, किस तरह से, क्योंकि ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होता है, यानी लोगों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब जिन लोगों को लोगों ने सिलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, ठीक है, इलेक्शंस के थ्रू, अब वही जाकर तो पार्लियामेंट में बैठेंगे, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग, लोगों को, जनता को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं। ठीक है, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, ये दिस वन इज द लोकसभा एंड ये वाला है हमारा राज्यसभा। ठीक, तो लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, वही राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, क्योंकि वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जबकि राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। ठीक है, तो ये साथ ही साथ में आप डिफरेंस देखते जाइए, समझते जाइए।
और देखो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ होती है वो 545 मेंबर्स की होती है, जिसमें से 543 मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली चूज किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, ठीक है। और जो बाकी के दो हो गए मेंबर, जो बाकी के दो मेंबर होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है, उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ होती है 245 मेंबर्स होते हैं यहाँ पर, और इसमें जो 233 मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और बाकी के जो बचे हुए होते हैं, दैट मीन्स जो बाकी 12 मेंबर्स जो बचे हुए हैं उनको नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये राज्यसभा एंड लोकसभा, ये दोनों हाउसेस डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये पार्लियामेंट के दोनों पार्ट्स हैं, ठीक। अब देखो द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम क्या समझते हैं, देखो हमारी इंडिया कितनी बड़ी है ना, तो अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमारी इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सब जाके पार्लियामेंट में बैठ जाएं, है ना, और पार्लियामेंट में जाके फिर वो लॉज फ्रेम करने में हेल्प करे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इतने करोड़ लोग हैं, है ना। तो वो ये पॉसिबल नहीं है कि वो सब जाके पार्लियामेंट में जाके डिसीजन फॉर्म करे। तो उस वजह से इसको और इजी करने के लिए, इसको और सिंपल करने के लिए क्या किया गया है कि पूरी जो जो देश है हमारा, पूरे इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। देखो कितने कितने छोटे छोटे यहाँ हिस्से किए हुए हैं ना, ये पार्ट्स है अलग अलग, और इन्हीं को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पर्पस होता है वो होता है कि इलेक्शंस के टाइम पर, ताकि वोट करने में, है ना, वोटिंग प्रोसेस जो होता है उसमें ईजी हो, कन्वीनियंट हो वो। इस वजह से क्या होता है कि जो कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री को छोटे छोटे हिस्सों में पॉपुलेशन के हिसाब से उसको बांट दिया जाता है, और फिर इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ये जो पार्ट्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, इन्हीं को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। और अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से क्या होगा, सब ये जो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इन सब में से, तो ये टोटल कितनी होगी, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है, ठीक। तो अब क्या होगा कि जब इलेक्शन होंगे तो इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होंगे और यहाँ से एक एक कैंडिडेट खड़ा होगा, ठीक। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत सारी हैं ना, देर इज बीजेपी, देन देर इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, फिर सीपीआई है ना। तो ये इतनी सारी जो पार्टीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स को अपना खड़ा करती है, और फिर जिसको भी जो भी कैंडिडेट पसंद आता है वो उसको वोट करता है, ठीक है। ये होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने समझा क्या है। नाउ वन कैंडिडेट इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है 543 है ना, तो सब जो, तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एक कैंडिडेट अब इलेक्ट होगा, ठीक है। अब दीज कैंडिडेट्स बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितने भी कैंडिडेट होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को दे बिलोंग, और फिर उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्या, इनको फिर इलेक्ट किया जाता है। तो जैसे आप मान सकते हैं कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए, कोई बीजेपी पार्टी से खड़ा हो गया, कोई कांग्रेस पार्टी से खड़ा हो गया, कोई आम आदमी पार्टी से खड़ा हो गया, है ना। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या है, जब इलेक्शन होंगे तो अब लोगों को सिलेक्ट करना है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी अब इनमें विनर होगा वो फिर इलेक्ट हो जाएगा, और वो कहाँ जाएगा, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और अब इलेक्शन के बाद ये जितने भी लोग इलेक्ट होंगे, ठीक है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 543 मेंबर्स इलेक्ट होंगे, ठीक। तो अब जो भी विनर्स होंगे वो विनर्स कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे अब पार्लियामेंट में जाएंगे, और इन्हीं विनर्स को हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और ये कहाँ जाकर बैठेंगे, ये पार्लियामेंट में जाकर बैठेंगे, ठीक है। तो हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह से जो लीडर्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और फिर इलेक्ट होने के बाद में वो क्या करते हैं, इलेक्ट होने के बाद में वो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। अब देखो जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, जब इलेक्शन हो जाते हैं और जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जाकर क्या कहते हैं, पार्लियामेंट फॉर्म कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर पार्लियामेंट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस प्ले करती है, ठीक है। अब वो कौन से फंक्शन है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। तो जो सबसे पहला फंक्शन है वो है सिलेक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, ठीक। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा कि अब वो नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी, क्या, पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का फंक्शन होता है, ठीक। अब देखो किस तरह से फॉर्म करेगी। तो फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट इट मस्ट हैव अ मेजोरिटी,
ठीक है। सिंस लोकसभा हैज 545 मेंबर्स, इट शुड हैव 272 मेंबर्स और मोर टू प्रूव द मेजोरिटी। अब देखो इसका क्या मतलब है कि अब जो 543 मेंबर्स जिनको डायरेक्टली इलेक्ट किया गया है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और जो बाकी के 2 मेंबर्स है जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, ये सारे मेंबर्स कहाँ बैठेंगे, अब लोकसभा में बैठ जाएंगे। और फिर क्या होगा कि अब जो भी विनर्स हैं, ठीक है, जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा, जो भी पार्टी के मेंबर सबसे ज्यादा मेजोरिटी में हैं, ठीक है, अब जो भी पार्टी के मेंबर्स मेजोरिटी में होंगे वो ही पार्टी क्या बनाएगी, नेशनल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक, अब देखो मेजोरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, मेजोरिटी का मतलब है कि कितने ज्यादा लोग होने चाहिए, यानी कि मेंबर्स कितने होने चाहिए किसी भी पार्टी की मेजोरिटी प्रूव करने के लिए, 272 या उससे ज्यादा, यानी कि लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव करने के लिए हमें 50 मेंबर्स चाहिए। ठीक है, 50 और 50 से अबव। तो 545 का अगर आप हाफ करेंगे तो वो 272 और 272 से अबव होगा। ठीक है, तो इतने लोग क्या होंगे कि इतने लोग की क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए, है ना, कोई भी नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। सो फॉर एग्जांपल अब देखिए 2019 में जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, हम अभी रिसेंट इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, हर 5 साल में इलेक्ट होती है। ठीक है, तो 2019 में हुए थे, तो उस टाइम पर जो बीजेपी पार्टी थी उसको क्या हुई थी, मेजोरिटी मिली थी, है ना, तो फिर उनकी गवर्नमेंट बन गई। ठीक है, उस पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, तो कितनी मेजोरिटी प्रूव करी थी उन्होंने, 272 को प्रूव करना पड़ा था और उन्होंने कर दी थी, फिर उसके बाद में उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। ठीक है, तो कितनी हमें जो सीट्स चाहिए होती है, 272 प्रूव करनी होती है, और 272 से ज्यादा, ठीक, तभी एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब देखो, अब जो भी मेंबर्स बच गए जिन भी पार्टीज के, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ऑपोजिशन पार्टी। सो द ऑपोजिशन पार्टी इंक्लूड्स ऑल दोज पार्टीज विच अपोज द मेजोरिटी पार्टी। अब जो मेजोरिटी में आ गई और जिसने नेशनल गवर्नमेंट बना दी, ठीक है, उसके अलावा अब जितने भी मेंबर्स बचे जिस भी पार्टी के, वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, ऑपोजिशन पार्टी बनाएंगे अलग अलग। ठीक है, तो ये अब क्या करेगी, ये पार्टी क्या करेगी, मेजोरिटी पार्टी को अपोज करेगी, है ना, तो इनको नाम दे दिया गया है ऑपोजिशन पार्टी। ठीक, द गवर्नमेंट फॉर्म्ड इज रन बाय द एग्जीक्यूटिव, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो कौन रन करेगा, उसको एग्जीक्यूटिव रन करेंगे, और एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। अब देखो पार्लियामेंट ने तो लॉज बना दिए, अब उन लॉज को कैरी आउट करने का काम कौन करेगा, उनको अप्लाई करने का काम कौन करेगा, ये एग्जीक्यूटिव करेंगे। ठीक है, यानी कि अब उन्हें लागू करना है हमें। ठीक है, अब हमें उन्हें प्रैक्टिस में लेकर आना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो वो करते हैं एग्जीक्यूटिव। और देखो एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, ये भी एग्जीक्यूटिव है। तो ये क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो जो लॉज को क्या करते हैं, लागू करते हैं। बनाता तो पार्लियामेंट है लॉज, ठीक है, पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं, और फिर उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव करते हैं। ठीक, तो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। अब देखो जो पार्टी, जिस भी पार्टी ने मेजोरिटी प्रूव कर दी, ठीक है, वो पार्टी अब नेशनल गवर्नमेंट बनाएगी, और अब उस नेशनल गवर्नमेंट का एक लीडर जो होगा ना, मतलब वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन इस गवर्नमेंट का लीडर होगा। तो जो लीडर होता है, वो लीडर कौन होता है, वो लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। तो जैसे नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, तो उस नेशनल गवर्नमेंट का लीडर जिसको चूज किया जाएगा, जिसको भी, तो वो कहलाएंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से नेशनल गवर्नमेंट की सिलेक्शन में पार्लियामेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब देखो सेकंड जो फंक्शन है पार्लियामेंट का, वो है कंट्रोल्स, गाइड्स एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो अब देखो पार्लियामेंट किस तरह से गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गाइड करती है और उसे इन्फॉर्म करती है। ये भी एक बहुत ज्यादा कैसी, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है पार्लियामेंट के पास में। तो देखो किस तरह से कंट्रोल करती है। द पार्लियामेंट बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर इन विच द एमपीज आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, दस कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, पार्लियामेंट जो सेशन होता है पार्लियामेंट का, वो किस आवर से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है। अब देखो क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि जितने भी एमपीज होते हैं, जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, जिनको भी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किया गया है, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, और अब वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, वो क्वेश्चंस रेज करेंगे, किससे, जो गवर्नमेंट बनी है,
जो नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उन गवर्नमेंट के जो भी मेंबर्स है उनको उनसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज से रिलेटेड। जैसे नेशनल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट देखो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे हेल्थ का एक डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो गया, उसी तरह से क्या कहते हैं रेलवे का अलग डिपार्टमेंट हो गया, है ना। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और इनके जो हेड होते हैं वो कौन बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपने ही जो जिस पार्टी ने भी मेजोरिटी प्रूव करी होती है उसी पार्टी के जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं ना उन्हीं को वो किसी किसी को कोई भी डिपार्टमेंट अलॉट कर देते हैं। जैसे किसी को हेल्थ का डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को एजुकेशन का डिपार्टमेंट दे दिया, है ना, इस तरह से। अब देखो अब क्या होगा, तो जिस भी डिपार्टमेंट के ये मिनिस्टर होंगे, है ना, जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गए या एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, तो अब इन मिनिस्टर से ये जो बाकी के बचे हुए एमपीज हैं ये क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना, उनसे रिलेटेड। हेल्थ मिनिस्टर है तो उनसे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कोई भी इशू पूछ ले, जैसे जो भी उन्होंने पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करी है, ठीक है, तो उन पॉलिसीज फ्रेम करने से जो भी उनके लाइक कोई ड्रॉबैक्स अगर हो गए या उससे रिलेटेड कुछ भी अगर इशू है तो वो उनसे क्वेश्चंस पुटअप करेगी एंड उनको आंसर करना होगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होती है, इस तरह से देखो पार्लियामेंट क्या करती है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये जो मिनिस्टर्स हो गए ये कौन हो गए, ये एग्जीक्यूटिव हो गए, क्योंकि अब ये क्या कर रहे हैं, वो जो लॉज पार्लियामेंट में बने हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम कर रही है, उनको लागू करने का काम कर रही है, उन्हें कैरी आउट कर रही है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस आवर, दैट मीन्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर, द गवर्नमेंट कम्स टू नो अबाउट द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो अब जो गवर्नमेंट बनी है अब उनको कैसे पता चलेगा कि लोगों का क्या व्यू है, जो भी वो पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से पता चलेगा कि ये जो एमपीज क्वेश्चन करेंगे ना उनको उसके थ्रू पता चलेगा कि लोग अब उनका क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो ये किस तरह से पता चल रहा है उनको, थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो गवर्नमेंट को जो भी उसके ड्रॉबैक्स है या जो भी उसके जिस तरह से भी वो फंक्शन कर रहे हैं उन सब चीज़ों पर क्या ओपिनियन मिल जाता है उनको लोगों का, और किसके थ्रू मिलता है, ये जो एमपीज होते हैं जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके थ्रू मिलता है, ठीक। तो क्या होता है, ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस हैव टू गेट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो फाइनेंसेस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं ना, कि अब देखो गवर्नमेंट तो बन गई, अब इस गवर्नमेंट को रन करने के लिए पैसों की भी जरूरत है, ठीक है। तो अब ये पैसे, इसका अप्रूवल कौन देगा कि गवर्नमेंट इतने इतने पैसे यहाँ पर लगाएगी, तो ये पूरा जो बजट फॉर्म होता है ना, ये जो बजट होता है ये पूरा कौन डिसाइड करता है, कौन इसको अप्रूवल करता है, ये पार्लियामेंट अप्रूवल करती है। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी तो फिर ये बजट नहीं पास हो पाएगा, है ना। तो इस वजह से जितने भी फाइनेंसेस से रिलेटेड, जो मनी से रिलेटेड जो भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट। तो देखो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती कि कहीं भी वो पैसे लगा रही है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का। सो इन दिस मैनर द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड्स एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। इस तरीके से पार्लियामेंट देखो कंट्रोल भी करती है, गाइड भी करती है और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करती है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड रोल दैट वी डिस्कस्ड। अब आते हैं हम थर्ड हमारे वाले लॉ पर, सॉरी थर्ड फंक्शन पर आते हैं हम, विच इज लॉ मेकिंग, ठीक है। अब देखो लॉ मेकिंग में क्या होता है, so the parliament performs a very important function in the form of formulating laws for the country। तो मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो लॉज बनाती है, किसके लिए, पूरे देश के लिए कानून बनाती है, ठीक है। सो इट इज दीज लॉज दैट ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड रिस्पेक्ट एंड अबाइड बाय। अब ये कानून किसके लिए बना रही है, जनता के लिए बना रही है ना, सो दैट सोसाइटी में क्या हो, पीस मेंटेन रहे, सब आपस में हार्मनी के साथ रहे, है ना, अच्छे से भाईचारा निभाते हुए रहे। तो क्या होगा कि ये वो कानून होते हैं जिन्हें सभी सिटीजन्स को क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें इनको ओबे करना चाहिए, ठीक है। तो जो थर्ड फंक्शन है वो है लॉ मेकिंग, जो हमने पढ़ा। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग लॉज, वो इसी पर पूरा बेस्ड है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नाउ मूविंग टू आवर टॉपिक विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड इट इज हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो देखो अब पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं वो किस किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कौन कौन लोग वहां पे होते हैं। तो पार्लियामेंट हैज नाउ मोर एंड मोर पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग बिलोंग करते हैं, तो किस किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं,
सो सच एज रूरल मेंबर्स, ठीक है, रूरल मेंबर्स हो गए है ना, यानी जो रूरल एरियाज होते हैं, ठीक है, वहां से लोग वहां से भी लोगों का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। उसी तरह से मेंबर्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज, तो देखो पार्टीज भी अलग अलग तरीके की होती है, नेशनल पार्टीज होती हैं है ना, नेशनल लेवल पर जो होती हैं, उसी तरह से स्टेट पार्टीज होती हैं, और जो रीजनल पार्टीज होती हैं जो लोकल लेवल पे होती है। तो इन रीजनल पार्टीज से भी मेंबर्स बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट में है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से जो दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, ठीक है, जो ये लोअर कास्ट पीपल होते हैं, ठीक है, इनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ना, रिजर्वेशन की फॉर्म में, सो दैट जो इनको पहले से हक नहीं था, जो मतलब इनको मार्जिनलाइज करके रखा हुआ था, तो अब इनको वो अधिकार दिए जा रहे हैं ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए, और इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। तो देखो वुमेन जो होती हैं, और एक कंट्री को रन करने के लिए सिर्फ मेल की जरूरत नहीं होती है ना, विमेन भी तो चाहिए, उनका भी पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या सजेस्ट किया गया है कि जो विमेन है उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए, यानी इतना % ऑफ वुमेन जो है वो उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए, कहाँ पर, पार्लियामेंट में। तो इस पे अभी डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा इन दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। Thank you.